नमस्कार दोस्तों, शुभ प्रभात, गुड मॉर्निंग। बिहार विधानसभा चुनाव नतीजों बाद बहुत से मित्रों के फोन आए, बहुत से मित्रों ने संपर्क किया, खासकर ऐसे मित्रों ने जो जानते हैं कि एक जमाने में बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी संग मेरी बहुत गहरी मित्रता थी। नीतीश जी जब केंद्र में रेल मंत्री थे और उसके बाद जब वो पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने 7 दिनों के लिए, उन दिनों में उनका बहुत करीबी मित्र हुआ करता था। इसलिए भी मेरे मित्रों ने मुझे फ़ोन करके जानना चाहा कि बिहार के चुनाव नतीजों पर मुझे क्या कहना है या मेरा क्या मत है। मैं कुछ भी कह पाने की स्थिति में नहीं था, क्योंकि समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा प्रचंड बहुमत आया तो कैसे। मुझ जैसों को और मुझ जैसे लाखों लोग हैं देश में जिनको उम्मीद नहीं थी कि इतना प्रचंड बहुमत एनडीए को मिलेगा। सच कहूं तो हमें लग रहा था कि महागठबंधन सत्ता में आने वाला है। 2019 में भी ऐसा ही हमें लगा। 2022 में उत्तर प्रदेश के चुनाव के दौरान जब अजीत अंजुम सरीखे पत्रकार पूरे उत्तर प्रदेश का भ्रमण करके समाचार दे रहे थे, तो मुझ जैसों को ये लगा था कि उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी सत्ता में आ रही है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और इस बार तो सच कहिए कि अजीत अंजुम वो अकेले पत्रकार हैं जिन्होंने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का सच सामने लाने का काम किया था और ये बताया कि किस प्रकार एसआईआर के माध्यम से वोटों को बढ़ाया और घटाया जा रहा है। इसलिए उनकी रिपोर्टिंग देखकर भी लग रहा था और साथियों की रिपोर्टिंग देखकर भी लग रहा था कि विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद सत्ता परिवर्तन होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। चुनाव परिणाम एनडीए के पक्ष में गए और ऐसे पक्ष में गए हैं जिसे आप प्रचंड बहुमत कह सकते हैं। फिर मुझे पढ़ने को मिला कल सत्य हिंदी में अरुण कुमार त्रिपाठी जी का एक आलेख। उस आलेख को पढ़कर मुझे लगा, हाँ, अब ऐसी स्थिति में मैं हूं कि मैं बिहार में चुनाव परिणाम के नतीजों पर कुछ कह सकता हूं। निश्चित तौर पर विधानसभा चुनाव परिणाम जो बिहार के आए हैं उनमें एनडीए को प्रचंड बहुमत मिला है, इस पर तो कोई इफ और बट हो नहीं सकता है। लेकिन इस जनादेश के साथ ही लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर अब तक का सबसे बड़ा सवाल भी उठ खड़ा हुआ है और विवाद भी खड़ा होने जा रहा है। एनडीए की तरफ जो जनता का झुकाव रहा, विशेषकर महिलाओं का झुकाव रहा, उन्होंने परिणामों को प्रचंड बना दिया एनडीए के पक्ष में। लेकिन बहुत सारे आलोचक, राजनीतिक विश्लेषक इसे लोकतांत्रिक चेतना नहीं बल्कि आर्थिक और राजनीतिक इंजीनियरिंग की उपज बता रहे हैं। ऐसों का मानना है कि एक तो मसल पावर इसमें थी, मनी पावर इसमें थी, सरकार द्वारा दी गए 10,000 की धनराशि जो महिलाओं के खाते में डाली गई उसका भी असर रहा, और एसआईआर के जरिए जो बड़े स्तर पर वोटों को कम किया गया और ऐड किया गया, वो भी इस प्रचंड बहुमत के पीछे है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि यह चुनाव बराबरी के मैदान पर नहीं लड़ा गया। राहुल गांधी जी ने यह आरोप लगाया है कि पहले ही समय से यह चुनाव जो है वो गैर बराबरी के मैदान पर लड़ा जा रहा था। दूसरी तरफ एनडीए से विकास और सुशासन का जनादेश बता रहा है। लेकिन मेरा मानना है कि यह लोकतांत्रिक चेतना नहीं बल्कि लोकतंत्र को आर्थिक निर्भरता में बदल देने वाली एक सुनियोजित रणनीति के चलते इस प्रकार का परिणाम बिहार ने दिया है। बिहार चुनाव नतीजे आने से पहले ही हम लोगों ने यह मान लिया था कि यह चुनाव केवल बिहार का नहीं पर भारत में लोकतंत्र की दिशा तय करने वाला चुनाव होगा, और ऐसा मानने के पीछे कारण भी थे। राहुल गांधी ने जब बिहार की यात्रा की और उसमें जो हुजूम उमड़ा, और ये हुजूम जो खबरें हम तक आई वो स्वस्फूर्त हुजूम था, मैनेज्ड नहीं था, मनी पावर के जरिए नहीं लाया गया था, बसों के जरिए युवाओं को राहुल की रैलियों में नहीं लाया गया था। राहुल गांधी ने वोट चोरी का मुद्दा उठाया, उन्होंने प्रमाण दिए। उसके बाद और लगने लगा कि अब जब बिहार की जनता जो क्रांति की जमीन है वहां से जो निर्णय आएगा वो भारत में लोकतंत्र की दिशा तय करेगा।
ये जो विश्वास था बिहार के प्रति, वह इस धरती की स्मृति में बैठे गहरे इतिहास से आता है। याद रखिएगा, ये वही भूमि है, ये वही बिहार की भूमि, वही भूमि है जहां पहली बार वैशाली में गणतंत्र ने आकार लिया। ये गणतंत्र को जन्म देने वाली भूमि है। ये वही भूमि है जहां बुद्ध ने करुणा का मार्ग पूरे देश को, पूरी दुनिया को दिखाया है। ये वही भूमि है जहां महावीर ने संयम का दर्शन दिया। यह वही भूमि है जहां बिरसा मुंडा ने उलगुलान किया। ये वही भूमि है जहां सिद्धू और कान्हू ने साम्राज्य को चुनौती दी। यह वही भूमि है जहां वीर कुंवर सिंह ने 1857 के गदर को या 1857 की क्रांति को धार दी थी। याद रखिएगा, ये वही भूमि है जहां महात्मा गांधी ने चंपारण से सत्याग्रह का पहला अध्याय लिखा। और ये वही भूमि है जहां 1973, 74, 75 में जेपी ने, जयप्रकाश नारायण ने तत्कालीन सत्ता को, इंदिरा गांधी जी की सत्ता को घुटनों पर ला देने वाली संपूर्ण क्रांति का शंखनाद किया था। यह नागार्जुन की भूमि है। ऐसी भूमि से, ऐसे ऐतिहासिक शक्ति स्थल से इसलिए उम्मीद हम सब ने की थी कि बिहार लोकतांत्रिक हरण की जो प्रक्रिया चल रही है उसको पलटने का काम करेगा। लेकिन जो जनादेश आया, जो रिजल्ट आया है, उसे देखकर सूर्यकांत त्रिपाठी की कविता राम की शक्ति पूजा का स्मरण हो जाता है। अद्भुत कविता है जिसमें निराला रणभूमि से लौटे राम के मुंह से कहलवाते हैं। अद्भुत पंक्तियां भी है। मित्रवर विजय होगी न समर, मित्रवर विजय होगी न समर, यो नहीं रहा नर वानर का राक्षस से रण। अन्याय जिधर है उधर शक्ति, अन्याय जिधर है उधर शक्ति, आया न समझ यह देवी विधान। आज बिहार की राजनीति में वही निराशा हम जैसों को ऐसे ही प्रश्न और ऐसी ही छाया दिखाई दे रही है। महागठबंधन की पराजय इतनी व्यापक रही है कि लोकतांत्रिक मूल्यों की लड़ाई लड़ने वाले इसे सामान्य हार नहीं मान पा रहे हैं। भले ही महागठबंधन के नेता या लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए लड़ने वाले लोगों ने अपने आंसू न बहाए हों, पर हर कोई भीतर ही भीतर इस भयानक पराजय से पीड़ित है। यह ऐसी पराजय है जिसे निराला ने राम के नेत्रों से गिरते देखा होगा। विपक्ष स्पष्ट रूप से कह रहा है यह चुनाव बराबरी के मैदान पर नहीं लड़ा गया। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया के नाम पर लाखों वोट डिलीट किए गए, लाखों संदिग्ध वोट जोड़े गए और ये पूरा बदलाव उन इलाकों में हुआ जहां महागठबंधन पिछले वर्षों में मजबूत माना जाता था। आप जानते हैं ऐसी भी बातें सामने आई कि हरियाणा से तो ट्रेन तक चली जो नए जोड़े गए वोटरों को बिहार पहुंचा कर आई। कई सीटों पर जहां पिछली बार हार जीत का अंतर 10 से 12 हजार था, इस बार उम्मीदवारों को वहां, विपक्षी उम्मीदवारों को वहां वोट ही नहीं मिले। विपक्ष का आरोप है कि यह जनादेश नहीं बल्कि ये कूट रचित विजय है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि 10,000 रुपये की राशि जो आदर्श चुनाव आचार संहिता के दौरान या उससे ठीक पहले 1,30,00,000 महिलाओं के खाते में भेजी गई थी, उसका भी बड़ा भारी व्यापक प्रभाव रहा। यह राशि जितनी बड़ी थी उसका राजनीतिक असर भी उससे बड़ा निकला। बिहार में इस बार महिलाओं की उपस्थिति रिकॉर्ड स्तर पर रही, 71% से ऊपर, और सबसे अधिक जो उन महिलाओं ने वोट दिया जो मध्य आयु वर्ग की हैं। ये वही महिलाएं हैं जो आर्थिक संकट, घर परिवार की जिम्मेदारी और सामाजिक सुरक्षा के वादों के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील होती हैं। इस वर्ग ने बड़ी संख्या में एनडीए की ओर झुककर मतदान किया। निश्चित तौर पर एनडीए जीता है और उस जीत का श्रेय विकास को और नीतीश कुमार जी के सुशासन को बता रहा है। लेकिन जो राजनीतिक विश्लेषकों का, आलोचकों का कहना है कि यह लोकतांत्रिक चेतना की जीत नहीं है, बल्कि लोकतंत्र को आर्थिक निर्भरता में बदल देने वाली एक सुनियोजित रणनीति जो पिछले 1 दशक से हम देख रहे हैं, उसी का परिणाम है।
यह वही भूमि है, बिहार वही भूमि है दोस्तों, जहां कभी महिला शक्ति ने क्रांति की धारा को धार दी थी। पर आज चुनावी इंजीनियरिंग का केंद्र महिला मतदाता को ही बना दिया गया है। निराला की कविता का एक और अंश यहां पर बड़ा उपयुक्त है। रावण अर्धमर्द भी अपना, मैं हुआ अपर। रावण अर्धमर्द भी अपना, मैं हुआ अपर। यह रहा शक्ति का खेल समर, शंकर शंकर। लोकतांत्रिक शक्तियां स्वयं को अपर, अपर का अर्थ है असहाय, क्यों महसूस कर रही हैं? देश भर की लोकतांत्रिक शक्तियां बिहार के नतीजों के बाद अपने आप को असहाय महसूस करने लगी हैं। ऐसा इसलिए है कि इस चुनाव में केवल वोट एनडीए को नहीं मिले, ज्यादा वोट एनडीए को नहीं मिले। वो तो किसी हर चुनाव में होता है कि एक दल को या एक गठबंधन को वोट मिलते हैं। इस चुनाव में वही हुआ जो पिछले कई समय से हम देख रहे हैं। भाषा की मर्यादा टूटी, तमाम अन्य मर्यादाएं टूटी हैं। लोकतांत्रिक संस्थाएं समर्पण करती हुई नजर आई हैं सत्ताधारी दल की ओर, और तमाम प्रक्रियाएं जिनमें एसआईआर शामिल है वो संदिग्ध प्रतीत होती हैं। चुनाव अभियान के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह और कई केंद्रीय मंत्रियों द्वारा जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया गया, वो भाषा ना तो बिहार की परंपरागत राजनीतिक भाषा है और न ही इस देश की। विभाजनकारी, उत्तेजक और कई बार निंदनीय बयान दिए गए। तो ऐसे में प्रश्न उठता है कि जब राजनीतिक भाषा ही युद्ध भूमि का रूप ले ले, तब लोकतांत्रिक युद्ध में मर्यादा का क्या स्थान रह जाएगा? बड़ी संख्या में अपराधियों ने इस चुनाव में जीत दर्ज की है। अपराधियों की बड़ी संख्या में एंट्री हुई है। धन बल, सरकारी बल, बाहुबल, सबका जोर चला है और कई संवेदनशील बूथों पर अत्यधिक मतदान प्रतिशत जो सामने आया है वो भी विपक्ष के आरोपों को पुष्ट करता नजर आता है। सोशल मीडिया पर बाहरी मतदाताओं की वीडियो, ढेर सारी शिकायतें और अचानक बढ़ते मतदान प्रतिशत ने भी इस विवाद को हवा दे दी है कि ये चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से नहीं लड़े गए, या ये चुनाव के जो नतीजे हैं वो पूरी तरह जनता के मन के नतीजे नहीं हैं, बल्कि मैनेज्ड नतीजे हैं। चुनाव आयोग, जिसे लोकतंत्र का संरक्षक माना जाता है, उसकी भूमिका भी इस बार बहस के केंद्र में लगातार बनी रही। आयोग ने एसआईआर पर उठे प्रश्नों पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। जो आयोग ने राहुल गांधी के आरोपों के बाद, वोट चोरी के आरोपों के बाद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें भी उसने पत्रकारों के गंभीर प्रश्नों का कोई भी जवाब नहीं दिया था। आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हुआ, उसकी शिकायतें की गईं, लेकिन चुनाव आयोग खामोश रहा। इसलिए जब महागठबंधन इसे संस्थागत पक्षपात कहता है, चुनाव कमीशन पर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर गंभीर आरोप लगाता है, मुख्य चुनाव आयुक्त पर गंभीर आरोप लगाता है, तो इसे खाली एक हारे हुए गठबंधन के नेताओं का प्रलाप नहीं मानना चाहिए। सजग होकर, सतर्क होकर इस पर चिंतन करना जरूरी है। यह स्थिति वही है जैसा त्रिपाठी जी ने अपने लेख में कहा है। उन्होंने लेख में प्रेमचंद्र की कहानी कफन का उल्लेख किया है और उसको इस स्थिति से जोड़ा है। कफन में जहां भूख और संकट की मार से जूझता समाज उस नैतिक कूड़ा को भूल जाता है जहां उसके सामने खड़ी होती है, वैसा ही ठीक आज लोकतंत्र है। और आज वही कफन बनी स्त्री ये लोकतंत्र है जो समाज उसका दुख नहीं देख पा रहा है। बिहार में ओवैसी साहब की पार्टी AIMIM की भूमिका भी बड़ी निर्णायक रही। ओवैसी साहब महागठबंधन का हिस्सा बनना चाहते थे। ऐसा कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव के अहंकार ने उनको हिस्सा नहीं बनने दिया और अंततः ओवैसी साहब ने कई सीटों पर महागठबंधन के वोटों में सेंध लगाई और सीमांचल में अपनी पकड़ को कम से कम आप कह सकते हैं बरकरार रखा। कई बड़े चेहरे चुनाव हारे हैं, बड़े बड़े दिग्गज भी चुनाव हारे। वो राजद से भी थे, जनता दल से भी थे और भाजपा से भी थे। और ऐसा चुनावों में होता है, अमूमन होता है। लेकिन इन सारे राजनीतिक उथापुथल के बीच सबसे बड़ी पीड़ा वही है जो इतिहास की स्मृति हमें लगातार याद दिलाती है। यह वही बिहार है जहां बुद्ध ने दया दिखाई, जहां महावीर ने संयम का संदेश दिया, जहां लिच्छवी गणतंत्र ने दुनिया को आधुनिक लोकतंत्र का पहला पाठ पढ़ाया था, जहां सिद्धू कानू और बिरसा ने उल गुलान किया, जहां वीर
कुंवर सिंह ने 1947 को जीवित रखा, जहां गांधी ने चंपारण के जरिए से ब्रिटिश सत्ता की नींव हिलाने का काम किया, और जहां जयप्रकाश पैदा हुए, वो जयप्रकाश जिन्होंने संपूर्ण क्रांति के जरिए तानाशाह बन चुकी इंदिरा गांधी को सत्ता से बाहर लाने का काम किया था। ये वही बिहार है जहां के राजेंद्र प्रसाद ने संविधान की गरिमा को विस्तृत किया था। आज वही धरती लोकतंत्र की पराजय पर मौन नजर आती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि रावण को पूंजीवाद, संगठन, संसाधन और सत्ता सभी का आमंत्रण प्राप्त है। क्या ऐसा इसलिए है कि लोकतंत्र की पुरानी नैतिक शक्तियां विभाजित, भ्रमित और थक चुकी हैं? या इसलिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है जो मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूं, या ये इसलिए है कि समाज स्वयं आर्थिक संकट के दबाव में अपनी नैतिक दृष्टि खो चुका है? समाज स्वयं धर्मांध होकर अपनी नैतिक दृष्टि खो चुका है। यही वो क्षण है जब जामवंत की वाणी याद आती है, शक्ति की करो मौलिक कल्पना करो पूजन, छोड़ दो समर जब तक सिद्धि ना हो रघुनंदन। निराला जी ने अद्भुत बात कही थी, शक्ति की करो मौलिक कल्पना करो पूजन, छोड़ दो समर जब तक सिद्धि ना हो रघुनंदन। जयशंकर प्रसाद की पंक्तियां भी यहां पर कहती हैं कि समन्वय उनका करो समस्त विजयनी मानवता हो जाए। लोकतांत्रिक शक्तियों को याद रखना होगा, सत्ता की अनैतिक रणनीतियों को हराने के लिए उसी अनैतिकता का उपयोग नहीं किया जा सकता है। मूल्यों, सत्य, संगठन और साहस की ऊर्जा को पुनर्गठित करके ही लड़ाई लड़नी होगी। बिहार से लोकतंत्र की वापसी की आशा इसलिए की जाती है क्योंकि वह धरती सदियों से इस बिहार की मिट्टी में प्रतिरोध अंकित है। आज भले ही लोकतंत्र पराजित नजर आया बिहार में, पर इतिहास में यह भूमि, मेरा ऐसा विश्वास है, कभी अंतिम पराजय की पटकथा नहीं लिखेगी, अंतिम पराजय की भूमि नहीं कहलाई जाएगी। लोकतंत्र ने लड़ाई छोड़ी नहीं है, बस अपनी शक्ति जुटा रहा है, और जब वह लौटेगा तो उम्मीद करता हूं इसी धरती से जहां हर क्रांति ने जन्म लिया है, इसी धरती से वो वापस लौटेगा। धन्यवाद।